हमारी आज की नई कहानी की शुरुआत में हमें एक मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक लेडी के बॉडी से ब्लड निकाला जा रहा था। उसके ब्लड में एक स्पेशल सा जादू था। ऐसी वजह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, शायद किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए या फिर इंसानों का कोई नया म्यूटेशन बनाने के लिए। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उस इंसान की जान चली जाती है। अब वो जो लेडी थी वो कोई और नहीं, इस कहानी की हीरोइन सूजू थी। अब उसकी ये रिवेंज कम लव स्टोरी क्या होगी, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। इसके बाद कुछ दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। एक बड़ी सी पार्टी चल रही थी जहाँ पर कि हम लोग सूजू को देखते हैं, वो पियानो प्ले कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी का हीरो जियांग जिन सूजू के डैड से मिल रहा था। जियांग जिन सूजू के डैड के फार्मेसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था, बिलियंस में। साथ ही में वो चाहते थे उनकी दूसरी बेटी सैनसन की शादी जियांगजिन से हो जाए। अब बिजनेस रिश्तेदारी में बदल जाएगी तो और भी अच्छी बात है। लेकिन जियांगजिन को पता चलता है इस इंसान की तो दो बेटियां थी। वो सूजो के बारे में पूछता है। सूजो के डैड उसे कहते हैं कि वो नीचे पियानो बजा रही है। वो उसे देखने के लिए जाता है जहाँ पर कि सूजू काफ़ी स्लोली स्लोली पियानो प्ले कर रही थी। तभी एक लड़का कहता है, ये तो बहुत ही बोरिंग ट्यून हो गया, कुछ तड़कता भड़कता एक्सॉटिक सा बजाओ। सूजू तुरंत ही बहुत ही हाई स्पीड में पियानो प्ले करने लगती है। उसकी आंखों को देख करके जियांगजिन समझ जाता है कि ये सिर्फ फूल होने की एक्टिंग कर रही है, एक्चुअल में ये किसी बदले की आग में जल रही है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। उसे देखते ही वो इन बातों को समझ जाता है। सूजू को उसके डैड जा करके रोकते हैं और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। सूजू एक फूल गर्ल की तरह बिहेव कर रही थी। जियांगजिंग से उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है जहाँ पर कि सूजू जियांगजिंग को देखते ही कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुनते ही उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रही है। तभी सैनसन भी नीचे जाती है और वो सूजू पर गुस्सा करने लगती है। जियांगजिन के आने पर सूजू उससे एक्सप्लेन करती है। उसके डैड का कहना है कि जियांगजिन हमारे साथ बिजनेस डील करने वाला है और अगर उसकी शादी हो जाए हमारे घर में तो और भी अच्छा है। मैं तो बस अपने फादर की हेल्प करना चाह मैं तो बस उनका हेल्प करना चाह रही थी, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा। जियांगजिन समझ जाता है कि सूजू उसका इस्तेमाल करना चाह रही है। वैसे भी उसका भी कुछ यही प्लान था। उसे सूजू के डैड पर बहुत लंबे समय से डाउट था कि वो कुछ तो इंसान गड़बड़ घोटाला कर रहा है। और सूजू का हेल्प करने के पीछे एक बड़ा रीजन भी था, वो हमें कहानी में आगे पता चलने वाला है। अब सूजू से वो शादी करने के लिए मानने वाला था। सैनसन बीच में आता है, जियांगजिन को अपने साथ डांस करने के लिए ऑफर करती है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाता है। पार्टी यहाँ पर ख़त्म होती है। सैनसन ऊपर सूजी को बुली कर रही थी और वो कहती है, तुम जानबूझ करके जियांगजिन से शादी के लिए पूछी ना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं जियांगजिन से शादी करना चाहती हूँ। सूजू यहाँ पर इनोसेंट होने का एक्ट कर रही थी। तभी जियांगजिन यहाँ पर सूजू का हेल्प करने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि वो अपनी ही बहन सूजू को क्यों परेशान कर रही है। सैनसन कहती, नहीं नहीं, वो परेशान नहीं कर रही है, वो दोनों बहनें तो बस ऐसे ही प्रैंक प्रैंक खेल रहे थे। जियांगजिन सूजू को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके पैर में चोट लगा था जिससे उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देख करके जियांगजिन बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह बदलने लगता है। खुद को कंट्रोल करते हुए सूजू को वहाँ से लेकर के जाता है। उसकी चोट पर दवा लगाने का वो कोशिश कर रहा था। उसकी लाल आँखों को और उसके थर्स्ट को देख करके सूजू समझ जाती है वो उसी क्लैन से बिलोंग करता है। जियांगजिन उसके हाथों पर देखता है, बहुत सारे सुई चुभोने के निशान थे। सूजू से पूछता है, ये सब कुछ क्या है। सूजू अपना पोल अभी नहीं खोल सकती थी। वो उसे कहती है, मेरे डैड कहते हैं हमें ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, इससे दवाइयाँ बनती हैं। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारे घर आना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। जियांगजिन सूजू के बारे में सोचने लगता है, आखिरकार उस घर में चल क्या रहा है। वो इतना ज़्यादा सूजू के बारे में ओवरथिंक करने लगा था कि रात में वो उसे ही अपने सपने में रोमांटिक तरीके से देख रहा था और यहाँ पर वो उसी के साथ रोमांस कर रहा है। ये बातें सोचने लगता है, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो सोचती है कि वो सूजू के बारे में कैसे ही ड्रीम कर सकते हैं। वो तो बस एक बार ही उससे मिला है। इधर घर पर सूजू के पैर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई थी
जिसके की वजह से सूजू को वो लोग ट्रैक कर सकते थे और उसे इलेक्ट्रिक करंट भी पास कर सकते थे। उसे घर पर पनिशमेंट दिया जा रहा था। सूजू फूल होने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मैं तो अपने डैड की मदद करना चाह रही थी। जियांगजिन से शादी करके उसके डैड उसे कहते हैं कि नहीं, तुम ये घर छोड़ करके नहीं जा सकती हो। अगली बार अगर जियांगजिन तुम्हें कहे तो तुम मना कर देना। सूजू हमें हाँ मिला देती है, लेकिन तभी जियांजिन सूजू और उसकी फैमिली से मिलने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मैं आपकी लेबोरेटरी को देखना चाहता हूँ। और सूजू मुझे लेकर के जाएगी दिखाने के लिए। उसके फादर उसे मना नहीं कर पाते हैं। जियांगजिन सूजू के साथ जाता है। जब वो लोग विदाउट सीसीटीवी वाले कैमरे के एरिया में आते हैं, तभी जियांगजिन सूजू से कहता है, तुमने मुझे अपने घर बुलाया था और मैं पर्सनली आ गया। अब बोलो, तुम मुझे क्या कहना चाह रही हो। लेकिन सूजू अब भी अपना पोल नहीं खोलती है और वो जियांगजिन से कहती है, मैं तो बस ये कहती थी कि तुम घर आकर के इन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर लो। वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले लेबोरेटरी के अंदर सीक्रेट लेबोरेटरी का दरवाज़ा वो जानबूझ करके खोल देती है। वो चाहती थी जियांगजिन इन चीज़ों को देखे, ताकि वो समझ सके कि उसकी फैमिली क्या कर रही है। सूजू के वहाँ से जाने के बाद जियांगजिन अंदर जाता है। उन चीज़ों को देखते ही वो समझ जाता है कि सारी चीज़ यहाँ पर सीक्रेटली की जा रही है। इट मीन्स कि इलीगल काम यहाँ पर हो रहे हैं। उसका सोचना गलत नहीं था। सूजू इन चीज़ों को देख रही थी। इससे पहले कि जियांगजिन और कुछ पता वहाँ का सेंसर जलने लगता है। अब सूजू जियांगजिन को छुपने का इशारा करके खुद लेबोरेटरी में चली जाती है और जियांगजिन वहाँ से छुप करके निकल जाता है। उसके गार्ड्स सूजू को वहाँ से लेकर के जाते हैं। सूजू ने बहुत बड़ा दांव लगाया था जियांगजिन पर, उस पर मदद के लिए। जियांगजिन को सूजू का गिरा हुआ ब्रेसलेट दिखता है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है ये उसे माउंटेन क्लैन से बिलोंग करता है, जिनके ब्लड में मैजिकल पावर्स होते हैं। इट मीन्स कि सूजू उसी लेडी की डॉटर है। इधर सूजू अपनी मोम के अंतिम निशान उस ब्रेसलेट को ढूंढ रही थी। वो कहाँ गया। उसकी माँ ने कहा था, ये ब्रेसलेट हमारे खानदान की निशानी है। इसका अच्छा कलर हमारे अच्छे हेल्थ को दिखाता है। तभी वो सब कुछ कांड हुआ था और उसने सूजू को वो ब्रेसलेट देते हुए खुद की जान कुर्बान कर दी थी सूजू को बचाने के लिए। सूजू को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है अपने डैड के खानदान को वो पूरी तरीके से खत्म करके मानेगी। अगले दिन सूजू को वापस से उसके डैड उसी लेबोरेटरी में लेकर के जाते हैं, वापस से ब्लड निकालने के लिए। उनका ध्यान जाता है कि उसके पास तो उसका ब्रेसलेट ही नहीं है। सूजू कहती है शायद कहीं खो गया। उसके डैड उसे कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि हम इस समाज सेवा के लिए दवाएं बनाते हैं। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही करती करती अपनी जान गंवा दी थी, जबकि इस इंसान ने सूजू के मॉम के बॉडी से सारा ब्लड निकाल दिया था। हालांकि दोनों मैरिड थे। उसने सूजू की मॉम की जान बचाने की एक्टिंग की थी और फिर उसे प्यार के जाल में फंसा करके शादी कर लिया था। सूजू हाँ में हाँ मिलाती है और फिर उसके डैड उसे कहते हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हारी माँ की तरह कभी मरने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब इससे बात है, सूजू का ये मैजिकल ब्लड उसे बहुत अमीर बना सकता था। इसीलिए अब वो सूजू को आराम करने के लिए बोल देता है। सूजू वहाँ से निकल करके अनाथालय के बच्चों से मिलने के लिए जाती है। जानबूझ करके सूजू के डैड ने कुछ अनाथालय से बच्चों को अपने नए अनाथालय में शिफ्ट किया था। वो उन्हें पाला पोसा करता था, लेकिन सच तो ये था कि वो भी सूजू की तरह ही थे। इसीलिए उसके डैड ने उन्हें अडॉप्ट किया था और उनका इस्तेमाल करने का सोचा था। सूजू गार्ड से पीछा छुड़ाते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वो जियांजिन से टकराती है। जियांजिन कहता है, मुझे जानना है कि सच क्या है। सूजू देखती है इधर गार्ड्स आ रहे हैं, वो यहाँ तो बात कर नहीं सकते थे। वो जियांजिन से कहती है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो वो सच जानना तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ पानी में कूदना पड़ेगा। वो देखती है सूजू का वो ब्रेसलेट जियांजिन के पास ही है। इसी वजह से वो वहाँ से नीचे नदी में जंप कर जाती है। दूसरी तरफ जियांजिन भी उसके पीछे पीछे सच जानने के लिए उस नदी में जंप कर जाता है। हालांकि सूजू को तैरना नहीं आता था और जियांजिन उसकी जान बचाते हुए उस पानी से उसे निकालता है, उसे वहाँ से बाहर निकालता है। सीपीआर दे करके वो उसे होश में लाने ही वाला था कि सूजू के हाथ से निकलते ब्लड को देख करके वो अपने थर्स्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी सूजू उसे कहती है, मैं तुम्हें उसी दिन देख करके समझ गई थी कि तुम भी मेरे ही खून के प्यासे हो। तुम भी
हमारी ही तरह हो। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जियानजिन उसे कहता है, एक रात जब मैं छोटा बच्चा था, तब तुम्हारी माँ ने मुझे बचाया था। मैं एक अनाथ था। मैं तुम्हारी माँ का सिर्फ एहसान चुकाना चाहता हूँ। उसके कई सालों तक मैंने तुम्हारी माँ को खोजा था। तुम्हारी माँ का कोई अता पता नहीं था। सोचो उसे सच बताती है किस तरीके से उसके डैड ने उन्हें धोखा दे करके उनसे शादी किया और उसके बाद उनके खून का इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें जान से मार भी डाला। इसी वजह से वो अपनी फैमिली को बर्बाद करना चाहती है। जान जिन उसका मदद करना चाहता था। वो दोनों यहाँ से बिजनेस पार्टनर बनते हैं और सुजू इतनी नफ़रत में जल रही थी, जियान जिन को डर था कि कहीं वो खुद को ही ना बर्बाद कर ले। साथ ही में सुजू बताती है उसके पेरेंट उसे ढूँढते हुए आते होंगे, तभी उसका डैड उस ट्रैकर की वजह से वहाँ पहुँच जाता है। सुजू बहाना कर देती है कि वो गलती से गिर गई थी। जियान जिन बस उसे बचा रहा था। इसके बाद उसके फादर सुजू को वहाँ से लेकर के जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं सुजू इस पागलपन में कहीं जियान जिन को कुछ सच ना बता दे। लेकिन जानजन ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे कुछ भी तो पता ही नहीं है। सोजू वहां से अपने फादर के साथ घर जाती है। इधर जानजन सोजू के बारे में पता लगाता है। साथ ही में उसे ये भी पता चलता है ये दवा की फैक्ट्री पहले सोजू की माँ की हुआ करती थी, जो कि अब उसके फादर चला रहे हैं। वो बहुत ही सारे इलीगल काम करते हैं, लेकिन बहुत ही सफाई से उन्होंने सब कुछ हटा दिया था, जिस वजह से पब्लिक को इस बारे में पता नहीं चल पाया। अब जियानजिन भी बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो दिल से सुजू का मदद करना चाह रहा था। वैसे तो वो उसका हेल्प कर ही रहा था। इस चक्कर में अगर उसे खुद को भी खोना पड़े तब उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। साथ ही में उसे ये भी सच्चाई पता चल जाता है कि सुजू के बॉडी से कितना सादा वाला ब्लड निकाला जाता है। इसी वजह से उसके हाथों पे ऐसा मार्क था। उसे सुजू के लिए काफ़ी बुरा लगने लगता है कि वो कैसे हेल में रह रही है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे सीन में। सुजू के डैड नए प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता रहे थे। जियांग जिन उसमें इन्वेस्ट करने वाला था और जियांग जिन यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, हाँ वो उनकी बेटी से शादी तो करना चाहता है। सैमसन को लगता है कि शायद वो उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो सोजू के बारे में बोल रहा था। अब सोजू भी यहाँ पे शौक हो जाती है कि वो क्या ड्रामा कर रहा है। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, तो फिर यहाँ पर वो शादी के बारे में कैसे सोच सकता है। और जियांगजिन को साइड में लेकर के जा रही है बात करने के लिए। उसे समझाती है कि उसे उससे शादी करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो सेंसर से शादी करती है तो वो आसानी से उनकी कोर इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाएगा। जियांगजिन उसे कहता है, मैं तुम्हें शादी करके उस हेल से बाहर निकालना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें हर रोज़ इतना ब्लड देना पड़ता है, लेकिन सुजू साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, मुझे तुम्हारे तरस की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इस परिवार को बर्बाद करूँगी और अगर मैंने तुमसे शादी कर लिया, तो मुझे यहाँ से ले गए, तो फिर मैं ये नहीं कर पाऊँगी। इसी वजह से जब तक मैं ये नहीं करती हूँ, तब तक मैं तुमसे क्या किसी और से भी शादी करने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। वो जियांगजिन को मुँह पे रिजेक्ट कर देती है। जियांगजिन को बुरा तो लगता है क्योंकि वो उसका हेल्प करने के साथ-साथ उसे पसंद भी करने लगा था। लेकिन सोजू का ये रिजेक्शन उसे समझना तो पड़ेगा ही। अपनी फैमिली वालों के सामने वो ये कहती है कि वो जियांगजिन को मना कर चुकी है, वो उससे शादी नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ जब सूजू घर जाती है तो उसके घर वाले वापस से उसको डांट लगा रहे थे, लेकिन सूजू बहाना कर देती है और कहती है, जियांगजिन को मैंने रिजेक्ट कर दिया लेकिन वो मेरी फिक्र करता है। उसने कहा है कि इस पैर वाले लॉक को खुलवा देने के लिए और मोर से मोर बैंकेट पे अटेंड करने के लिए। उसके फादर सूजू के उस लॉक को खोल देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, वो अगला बैंकेट सैमसन के साथ अटेंड कर सकती है। अब उसकी स्टेप मदर और सैमसन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सूजू उनके साथ कहीं पार्टीज में आए जाए करें, लेकिन ये सब कुछ सूजू का प्लान था। जियांगजिन के कहने पे धीरे धीरे वो चीज़ों को बदल रही थी। सैमसन बहुत ही गुस्सा हो रही थी कि सूजू अब हमारे साथ जाएगी। उसकी माँ कहती है, हमें इस लड़की को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा।
प्लान बनाने के बाद अगले दिन वो सूजू को झूठ-मूठ का अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के जाती है। घुमा-फिरा के सैनसन के बारे में ऐसी बुराइयाँ कर रही थी कि वो लोगों को लगने लगता है कि सूजू बहुत ही बेवकूफ़ है। वो लोग मज़ाक उड़ा रहे थे, तभी जियानजिन वहाँ पर आता है और बोलता है कि वो सूजू से प्यार करता है, लेकिन सूजू ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और खबरदार जो किसी ने सूजू के खिलाफ कुछ भी बोला तो सारे यहाँ पर चुप ही हो जाते हैं और सैनसन पर गुस्सा करने लगते हैं। सैनसन ने तो हमें कहा था कि सूजू जियानजिन के पीछे पड़ी हुई है, जबकि जियानजिन तो यहाँ कुछ और ही कह रहा है। फिर जियानजिन भी अपने बिजनेस दोस्तों से मिलने के लिए लग जाता है। सैनसन गुस्से में सूजू को एक बदमाश बिजनेसमैन से मिलने के लिए लेकर के जाती है। उसे उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बोलती है। अब सूजू यहाँ पर फंस गई थी और यहाँ पर वो कैसे निकले उसे समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों को यहाँ पर साथ में छोड़ करके सैनसन वहाँ से बाहर निकल जाती है। सूजू जियानजिन को मैसेज डालने का कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उससे उसका फ़ोन भी छीन चुका था। लेकिन तब भी इधर जियानजिन को पता चल जाता है कि कुछ तो कांड हो रहा है और वो सूजू को प्रोटेक्ट करने के लिए उस कमरे में पहुँच जाता है। उस बदमाश इंसान को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। जियानजिन सूजू से कहता है, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तुम्हें मुझे और पहले बताना चाहिए था। सूजू उसे कहती है, डोंट वरी, मैंने तब तक सिचुएशन को संभाला तो था ही। तभी वहाँ पर सैनसन अपने दोस्तों को लेकर के आने लगती है। जियानजिन को वो वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन उसे उसकी चोट की फ़िक्र हो रही थी। वो अपने ब्लड थर्स्ट को जैसे तैसे करके कंट्रोल करके रखा हुआ था। उसके वहाँ से जाते ही सैनसन अपने दोस्तों को यहाँ लेके आ जाती है, लेकिन वहाँ तक केवल अकेले सूजू मिलती है। सूजू कहती है, अब सैनसन ने मुझे उस बिजनेसमैन के साथ ड्रिंक करने के लिए बोला था, लेकिन उसका ड्रेस ख़राब हो गया वाइन गिरने से और वो बिजनेसमैन यहाँ से चला गया। सारे ही यहाँ पर सैनसन को भला बुरा बोलने लगते कि उसकी बहन का दिमाग काम नहीं करता है, वो कैसे ही अपनी बहन को उस बदमाश बिजनेसमैन के साथ भेज सकती है। सारे उसे ही क्रिटिसाइज कर रहे थे। घर जाने पर सैनसन को ही पनिशमेंट दिया जा रहा था। वो आज हमारे ख़ानदान का नाम डुबो देती, ऐसा कहते हुए अब सूजू ने तो सिर्फ उनकी फैमिली की बर्बादी की शुरुआत की थी। अगले दिन उसके डैड के कंपनी के कुछ फ्रॉड केसेज सामने आ जाते हैं, जो कि उस दिन जियानजिन ने ले लिए थे जब सूजू उसे अंदर एंटर की थी। तो वो अपने डैड से पूछ करके हॉस्पिटल ऑर्फनेज जाने के बहाने जियानजिन से मिलने के लिए आ जाती है। साथ ही में वो अपने डैड के कुछ कंपनी के और फ्रॉड केसेस को लेकर के आई हुई थी, जो कि वह जियानजिन को दे रही थी, ये कहते हुए कि तुम्हें इन्हें जल्द से जल्द वायरल करना होगा। आफ्टर दैट जियानजिन सूजू को कुछ सॉफ्ट टॉयज गिफ्ट करता है। वो इन्हें उन बच्चों को देने के लिए कहती है। वो जियानजिन को शर्ट चेंज करके एक नॉर्मल सा शर्ट पहन लेने के लिए बोलती है। शुरुआत में तो जियानजिन समझ नहीं पाता है, लेकिन सूजू वहाँ उसे अपना बैग कैरी करने वाला इंसान बना करके ले करके जाती है। अंदर बच्चों के साथ मिल करके जियानजिन को बहुत ही अच्छा लगता है। सूजू बताती है कि ये बच्चे भी मेरी तरह ही हैं। उसके डैड ने इन्हें गोद भी इसी वजह से लिया है, ताकि उसके खून का इस्तेमाल कर सकें। और सूजू इन बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इनका हेल्प करना चाहती है। जियानजिन हर मामले में सूजू का हेल्प करने के लिए तैयार था। लेट नाइट घर पहुंचने पे उसकी स्टेप मदर उस पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी। सूजू कहती है, मैं तो बच्चों से मिलने के लिए गई थी, मैंने डैड से पूछा था और मैंने जियांगजिन को भी मना कर दिया। उसकी माँ गुस्सा करते हुए कहती है, नहीं, तुम्हें किसी और से शादी करना पड़ेगा, तो ही जा करके मेरी बेटी का रिश्ता खुलेगा। इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी शादी अब किसी और से कराऊंगी। 2 गार्ड्स के थ्रू उसे वहाँ से लेकर के जाया जाता है। वो लोग उस बदमाश बिजनेसमैन से सूजू की शादी कराने के लिए लेकर के जाते हैं। उसे जियांगजिन को बताने का मौका भी नहीं मिलता है। जियांगजिन को कैसे न कैसे करके सूजू का बस एक कॉल आया था और वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। उस प्ले बॉय CEO के पास सूजू को लेकर के जाया जाता है। वो बिजनेसमैन सूजू का फ़ायदा उठाने वाला था, ये कहते हुए, तुम्हारी मॉम यहाँ पर तुम्हें मुझे दे दी है, सेल कर दी है, तो अब तुम मेरी हो। सूजू खुद को तब तक सेव करने का कोशिश कर रही थी जब तक जियांगजिन वहाँ पे नहीं पहुँचता है। इस चक्कर में वो थोड़ी सी इंजर्ड भी हो जाती है, बट थैंकफुली जियांगजिन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सूजू को सेव करता है और उस गुंडे को पिटाई लगाता है। सूजू काफ़ी इंजर्ड थी, जियांगजिन उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अब सूजू के हाथ में इस तरीके से चोट लगा हुआ था। जियांगजिन के लिए इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था।
सूजो अपना हैंड कट करती है और जियानजिन को कहती है कि लो, तुम भी अपनी थर्स्ट बुझा लो, आई नो कैसा लगता है। जियानजिन अब अपने सीधे लास्ट लिमिट पर था। सामने सूजो का ब्लड देख करके वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन वो सूजो से प्यार करता था और वो एक वैम्पायर नहीं बन सकता था सूजो को देख करके, इसलिए वो खुद को रोक लेता है। वो सूजो के ब्रेसलेट में ट्रैकर लगाता है और कहता है, मुझे तुम्हारा ब्लड नहीं चाहिए, बदले में मैं तुम्हारी सेफ्टी का सिर्फ ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी और मैं तुम्हारी जान बचा करके तुम्हारा ये बदला पूरा करके तुम्हारी इसमें मदद करना चाहता हूँ, मुझे ये करने दो। सूजू मान जाती है। अगले दिन जो उसके डैड थे, रिपोर्टर्स को उस बारे में पता चल जाता है, उन्होंने क्या फ्रॉड किया वो लोग आके सवाल करने लगते हैं, लेकिन उसके डैड किसी को कुछ भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे और सूजो इन चीज़ों को देख करके फुल ऑन मज़े ले रही होती है। इस टाइम का तो वह कई सालों से इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर जब सूजू घर आती है, सनसन उसे बुली करने के लिए आती है, तो सूजू उसे नॉर्मली टॉक करती है और कहती है, बहुत हो गया मेरा ड्रामा, अब बुरे दिन तुम्हारे शुरू होने वाले हैं, देखती जाओ मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। सनसन समझ जाती है सूजू एक्टिंग कर रही है, लेकिन प्रूव करने का कोई ऑप्शन उसके पास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सूजू रात में अपने कमरे में सोच रही थी। जियांग जिन उससे सेव करने के लिए सब कुछ कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्टेड फील करने लगी थी। उसके फादर यहाँ पर सूजू को बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वापस से उसे वो मशीन पहनाते हैं, उसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और कहते हैं तुम्हें जियानजिन से नहीं मिलना होगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा एक पार्टी में। सूजू को अब भी एक्टिंग करनी पड़ती है अच्छा बनने की, क्योंकि अगर वो अभी नहीं करती तो उसका प्लान आधे में ही फेल हो जाता। वो अपने डैड के साथ उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर कि शायद वो अपने डैड के खानदान, अपने मॉम के ख़ानदान की अंतिम निशानियों से स्पेशल ट्री को ढूंढ पाएगी। वहाँ जाने पे जैसे ही उस ट्री को सूजू सच में टच करती है, वो ग्लो करने लगता है, क्योंकि सूजू का ब्लड मैजिकल था। ये डैड देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उससे करोड़ों में बेचने वाले थे। वो जियानजिन को मैसेज डाल देती है। जियानजिन उसका मैसेज पढ़ते ही समझ जाता है। वह तुरंत ही उस ऑक्शन में पहुँच जाता है। उस पेड़ को बेचने के लिए महंगी बोली लगाई जा रही थी। जियानजिन वहाँ पर था और उसे 300 मिलियन में ख़रीद लेता है। उसके फादर तो बहुत खुश थे, लेकिन उसे पता नहीं था इसे किसी और ने नहीं, जियानजिन ने बाय किया है। वहीं दूसरी तरफ सूजू उसे देखते ही समझ जाती है कि वो जियानजिन है। ये ऑक्शन ख़त्म होने के बाद वो जियानजिन से मिलने के लिए जाती है। जियानजिन सूजू को वो पेड़ देते हुए कहता है, ये पेड़ तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तब सूजू उसे समझाती है, क्योंकि ये मेरी मॉम की अंतिम निशानी है और दूसरा ये पेड़ हमारे ख़ानदान की निशानी है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलता है और अगर ये ज़िंदा है तो हमारे ख़ानदान के लोग सेफ़ रहेंगे। वो बहुत खुश थी। जियानजिन ने आज उसके लिए ये सब कुछ किया, लेकिन सैनसन उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। वो फ़ोटो क्लिक करके डैड को भेज देती है। सूजू इस बात से अनजान थी। घर जाती है, उसे वापस से वैसे ही पनिशमेंट दिया जाता है। सूजू बहाना कर देती है, ऑक्शन के बाद जियानजिन ने मुझे बुलाया था वापस से शादी के बारे में बात करने के लिए, मैंने तो मना ही कर दिया, डैड ने यही कहा था ना। उसके डैड को इस बात का भरोसा नहीं होता और वो सामने ही जियानजिन को फ़ोन करने के लिए बोलते हैं। कॉल स्पीकर पर था, जो उसके डैड कह रहे थे वही सूजू जियानजिन से सवाल कर रही थी। वो कोडवर्ड में बातों को बोल रही थी, जिसकी वजह से कि जियानजिन समझ जाता है सूजू मुसीबत में है और ये कॉल उसके डैड उससे करवा रहे हैं। इसी वजह से वो उसके सवालों के हिसाब से ही जवाब देता है। तब उसके डैड को भरोसा हो जाता है कि सूजू झूठ नहीं बोल रही और उस पेड़ को जियानजिन ने नहीं खरीदा है। उसके डैड वापस से सूजू का ब्लड निकालते हैं और उसे नीचे अंडरग्राउंड में लॉक कर देते हैं। सैनसन को तो लगा था कि सूजू को इस पनिशमेंट के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा उसे, और उसे मज़ा भी आ रहा था। सूजू जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है और वो जियानजिन को कॉल करती है और कहती है, हमें अब ये सब कुछ जल्दी ही ख़त्म करना होगा। वो जियानजिन को यहाँ जो कुछ हो रहा है सब कुछ इन्फॉर्म करती है। जियानजिन को सूजू के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। सूजू यहाँ पर खुद को सेव भी कर रही थी और किसी को डाउट भी नहीं होने दे रही थी कि वो उनके पीठ पीछे क्या गेम खेल रही है। अगली रात वापस से सूजू को ब्लड निकालने के लिए लेकर के जाया जाता है, लेकिन सूजू वहाँ डॉक्टर पर अटैक करती है। खुद डॉक्टर का मास्क लगाती है, ड्रेस पहनती है और वहाँ से निकलने का कोशिश करती है।
तब तक जियान जिन उसे सेव करने के लिए आता है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा है, वो इतना रिस्की काम क्यों कर रही है खुद से। सोजू वहाँ पर उसके डैड के इस लेबोरेटरी का कोर इन्फॉर्मेशन जियान जिन को ले जा करके देती है। फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी था, इसी वजह से वो फ़िलहाल जियान जिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी उसके डैड की तरफ से भेजे गए आदमी सूजू पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सूजू क्या कर रही है। वो इंजर्ड थी, जियानजिन उसका फिक्र कर रहा था। सूजू उसे कहती है, तुम जाओ यहाँ से, अगर डैड को पता चल गया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन जियानजिन को सूजू को फिक्र था, वो उसे दवा किए बगैर कैसे जाता भला। उसका चोट अब जल्दी भर नहीं रहा था, वो अंदर से बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुकी थी। ये देख करके जियानजिन को बहुत बुरा लग रहा था। सोजू का ब्लड इतना मैजिकल था कि उसकी चोट खुद ही ठीक हो जाते थे। उनका जो कोर इन्फॉर्मेशन था वो सब कुछ एक कोडिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिसको कि जियानजिन ने अपने लोगों को दिया था डिकोड करने के लिए। लेकिन चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो रही थी और अब सोजू को जियानजिन का असल में इस्तेमाल करने का बारी आ चुका था। वो जियानजिन से प्रॉमिस लेती है कि जो वो कहेगी वो लास्ट टाइम एक काम ज़रूर करेगा। जियानजिन उसे प्रॉमिस कर देता है। तो सूजू जियांजिन को अगले दिन बहाने से शॉपिंग पर बुलाती है। अब जियांजिन को तो लग रहा था कि शायद सूजू उसके साथ डेट पर जाना चाहती है, इसी वजह से वो रेडी हो जाता है। फिर वो सैमसन को लेकर के एक ज्वेलरी बाय करने के लिए जाती है। उसने यहाँ पर जियांजिन को और रिपोर्टर्स को बुलाया हुआ था। वो सैमसन को वो ज्वेलरी दे करके वहाँ के बहाने से बाहर निकल जाती है। जियांजिन को कॉल करती है और कहती है कि बस ज्वेलरी शॉप में उसका इंतज़ार कर रही है। जियांजिन तो बहुत ही खुश होता है और सूजू को ढूंढते हुए ज्वेलरी शॉप पर जाता है। रिपोर्टर्स पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें तो पहले से ही डाउट था कि यहाँ पर जियांजिन और सैमसन की शादी होने वाली है। जहांजीन और सनसन की फोटो क्लिक करने लगते हैं। सूजो उसे इशारा करती है, उसे फ्लावर बुके दो। जहांजीन समझ जाता है कि सनसन क्या प्लान कर रही है, सूजो क्या प्लान कर रही है। अब वो इस प्लान से पीछे नहीं हट सकता था, इसी वजह से उसे प्रपोज करता है। लेकिन फोटो क्लिक होते ही वहां से निकल जाता है। सूजो से मिलता है, उसे कमरे में अंदर खींचता है, उसे किस करते हुए कहता है, तुम इतना घटिया चाल कैसे चल सकती हो। मतलब मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट कम से कम नहीं किया था। तुम्हें पता है अच्छे से कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर भी तुम मुझे अपनी बहन के साथ सेट कर रही हो। सोचो उसे कहती है, मेरे लिए ये बदला ज़्यादा मैटर करता है। तुम सैमसन से एंगेज हो गए तो ही तुम यहाँ पर इस कंपनी के इम्पोर्टेंट चीज़ों को ले पाओगे, और ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। वो जियान से कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तो मेरा एक बात ज़रूर मानोगे, तो तुम अभी अपनी बातों से नहीं मुकर सकते हो। वो मजबूर था, उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। सूजो को दिया हुआ गिफ्ट वो संभाल करके रख लेती है। जानजी ने उसे रिंग गिफ्ट किया था, वो उसे प्रपोज करने के लिए आया हुआ था। अगले दिन उसके फादर को भी पता था जानजी नरसन शादी करने वाला है। जैसे जैसे सूजो ने कहा था वैसा वैसा वो करता है। अगले कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन लाइव टेलीकास्ट कर देती है सूजो उनके उस हिडन लेबोरेटरी से, जहाँ पर उसके डैड के बारे में वो सब कुछ सच्चाई बता देती है। साथ ही में यहाँ पर जियांजिन भी सूजू का सपोर्ट करता है। उसके फादर समझ जाते हैं कि ये सब कुछ उन दोनों का प्लान था। जैसे ही उसके डैड की ये काली सच्चाई सबके सामने आती है, सारे ही रिपोर्टर्स यहाँ पर काफ़ी घबरा जाते हैं। पुलिस सूजू के डैड को पकड़ने के लिए आने ही वाले थे, तभी सनसन और सूजू के डैड दोनों ही उस लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं और सूजू को जान से मारने का कोशिश करते हैं। लेकिन जियानजिन उसे आ जाता है बचाने के लिए। सूजू को बचाने के चक्कर में वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर सनसन और उसके डैड दोनों को पकड़ के लेकर के जाती है। उनका सारा काला चिट्ठा पब्लिक के सामने आ जाता है। जियांग जिन मर रहा था। सूजू उसे बचाने के लिए अपना वो ब्रेसलेट तोड़ देती है, जिसके बाद अब वो मैजिकल नहीं रह पाएगी। जियांग जिन की जान बचाती है लास्ट टाइम अपने उस ब्लड से, और इसके बाद हमें कहानी की एंडिंग दिखाई जाती है। जियांग जिन ठीक था, सूजू का बदला पूरा हो चुका था। जियांग जिन और सूजी ऑर्फनेज के उन बच्चों के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं, और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।
फिर वो सैमसंग को लेकर के एक ज्वेलरी बाय करने के लिए जाती है। उसने यहाँ पर जियाजिन को और रिपोर्टर्स को बुलाया हुआ था। वो सैमसंग को वो ज्वेलरी दे करके वहाँ के बहाने से बाहर निकल जाती है। जियाजिन को कॉल करती है और कहती है कि वो इस ज्वेलरी शॉप में उसका इंतज़ार कर रही है। जियाजिन तो बहुत ही खुश होता है और सूजू को ढूँढते हुए ज्वेलरी शॉप पर जाता है। रिपोर्टर्स पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें तो पहले से ही डाउट था कि यहाँ पर जियाजिन और सैमसंग की शादी होने वाली है। जहांजीन और सनसन की फोटो क्लिक करने लगते हैं। सूजो उसे इशारा करती है उसे फ्लावर बुके दो। जहांजीन समझ जाता है कि सनसन क्या प्लान कर रही है। सूजो क्या प्लान कर रही है। अब वो इस प्लान से पीछे नहीं हट सकता था। इसी वजह से उसे प्रपोज करता है, लेकिन फोटो क्लिक होते ही वहां से निकल जाता है। सूजो से मिलता है, उसे कमरे में अंदर खींचता है, उसे किस करते हुए कहता है, तुम इतना घटिया चाल कैसे चल सकती हो? मतलब मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट कम से कम नहीं किया था। तुम्हें पता है अच्छे से कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर भी तुम मुझे अपनी बहन के साथ सेट कर रही हो। सोचो उसे कहती है, मेरे लिए ये बदला ज़्यादा मैटर करता है। तुम सैमसंग से एंगेज हो गए तो ही तुम यहाँ पर इस कंपनी के इम्पोर्टेंट चीज़ों को ले पाओगे और ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। वो जियान से कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तो मेरा एक बात ज़रूर मानोगे, तो तुम अभी अपनी बातों से नहीं मुकर सकते हो। वो मजबूर था, उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। सूजो को दिया हुआ गिफ्ट वो संभाल करके रख लेती है। जानजी ने उसे रिंग गिफ्ट किया था, वो उसे प्रपोज करने के लिए आया हुआ था। अगले दिन उसके फादर को भी पता था जानजी ने सनसन शादी करने वाला है। जैसे जैसे सूजो ने कहा था वैसा वैसा वो करता है। अगले कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन लाइव टेलीकास्ट कर देती है सूजो उनके उस हिडन लेबोरेटरी से, जहाँ पर कि उसके डैड के बारे में वो सब कुछ सच्चाई बता देती है। साथ ही में यहाँ पर जियाजिन भी सूजू का सपोर्ट करता है। उसके फादर समझ जाते हैं कि ये सब कुछ उन दोनों का प्लान था। जैसे ही उसके डैड की ये काली सच्चाई सबके सामने आती है, सारे ही रिपोर्टर्स यहाँ पर काफ़ी घबरा जाते हैं। पुलिस सूजू के डैड को पकड़ने के लिए आने ही वाले थे, तभी सनसन और सूजू के डैड दोनों ही उस लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं और सूजू को जान से मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन जियानजिन उसे आ जाता है बचाने के लिए। सूजू को बचाने के चक्कर में वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर सनसन और उसके डैड दोनों को पकड़ के लेकर के जाती है। उनका सारा काला चिट्ठा पब्लिक के सामने आ जाता है। जियांग जिन मर रहा था। सूजू उसे बचाने के लिए अपना वो ब्रेसलेट तोड़ देती है, जिसके बाद अब वो मैजिकल नहीं रह पाएगी। जियांग जिन की जान बचाती है लास्ट टाइम अपने उस ब्लड से, और इसके बाद हमें कहानी की एंडिंग दिखाई जाती है। जियांग जिन ठीक था, सूजू का बदला पूरा हो चुका था। जियांग जिन और सूजी ऑर्फनेज के उन बच्चों के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।